नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज की यदि हम क्लास की बात करें तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। खास तौर पर पटवारी की तैयारी कैसे करें, यानी कि पटवारी वाले जितने भी विद्यार्थी स्टूडेंट हैं उनके लिए। क्योंकि अब अगर देखा जाए तो समय बहुत ही कम बचा हुआ है, अंतिम 45 दिन बचे हुए हैं, है ना। 15 मार्च से अगर देखा जाए तो हमारे जो पेपर हैं वो चालू हैं। तो आज के सेशन में हम इसी सब पर फोकस करेंगे कि किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से रणनीति हो, है ना। तो इस पर जो अपनी बात होगी वो मुख्यतः 5 टॉपिक पर होगी। सबसे पहला टॉपिक है सब्जेक्ट को कितना समय दें और क्या पढ़ें। दूसरा, समय को मैनेज कैसे करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, समय मैनेज करना। अगर देखा जाए तो समय को मैनेज करना यदि आ जाता है तो हम देखते हैं कि जो हमारा कार्य है ना, वो अच्छी तरीके से समय पर ही पूर्ण हो जाता है। तीसरी बात है संभावना के आधार पर किस सब्जेक्ट से हम कितने नंबर ला सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बाद हमको ये मालूम पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है और कितने अच्छे से पढ़ना है। चौथी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या करें और क्या ना करें। क्योंकि हमको अगर ये मालूम पड़ जाए कि क्या ना करें, क्योंकि ये तो मालूम ही है क्या करना है, क्या ना करें, तो हमारा बहुत ज़्यादा समय इसमें बचेगा। और पांचवी बात जिस पर हम लास्ट में चर्चा करेंगे, जिसको आपको देखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर यदि आप ये जो 4 बातें हैं इनको नहीं भी ध्यान देते हैं, लेकिन अगर आपने पांचवी बात पर ध्यान दे लिया तो समझ लीजिए कि आपका काम हो गया, यानी कि आपका जो लक्ष्य है वो आपको मिलने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग सेशन को हम चालू करते हैं। सबसे पहली ही बात है कि किस सब्जेक्ट में क्या करें और कितना समय दें। तो सबसे पहले हम पेपर फर्स्ट की बात करते हैं। इसमें क्या क्या वो पूछेंगे। सामान्य विज्ञान आएगा, सामान्य हिंदी आएगा, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित आएगा। आप देखिए दोस्तों, व्यापम की खास बात कि उन्होंने दोनों पेपरों में अलग अलग जगह पर गणित और रीजनिंग को रख दिया। क्यों रख दिया? समय के चक्कर में, कि लोग गणित को लगाएंगे, गणित लगाने में समय लगता है, यानी मैथ और रीजनिंग दोनों में ही लगभग में अगर देखा जाए तो समय लग जाता है। इसलिए उन्होंने इन दोनों टॉपिकों को अलग अलग पेपरों में रख दिया है ताकि आप समय को भी मैनेज करना सीख पाएं। पहली बात तो ये हो गई। अब अपन आते हैं सामान्य विज्ञान पे। तो दोस्तों, सामान्य विज्ञान की यदि हम पूरे टॉपिक की बात करें या पूरे सामान्य ज्ञान के अध्ययन की यदि हम बात करें सामान्य विज्ञान के, तो सामान्य विज्ञान कोई छोटा तो है नहीं, काफ़ी बड़ा है, बहुत ब्रॉड है। तो सामान्य विज्ञान में यदि आप लोगों ने तैयारी पहले से कर रखी है, यानी कि आप लोग यदि पुराने स्टूडेंट हैं, आपने पेपर वगैरह पहले व्यापम के दे रखे हैं, तो आप लोगों को मालूम होगा कि सामान्य विज्ञान में हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जो नए विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि यदि आप लूसेंट की किताब ले लेते हैं, कौन सी वाली? ऑब्जेक्टिव वाली, है ना। पहले तो आप लोग जो आपके पास सामान्य अध्ययन या लूसेंट की जो होगी जिसमें क्रम वाइज लिखा हुआ है 1 लाइन वाले, तो उनको आप लोग अच्छे से कर लें। उसके बाद आप उठा लें लूसेंट की ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव वाले को बार बार लगाने का प्रयास करें। लगाने से होगा क्या कि जो भी आपके कंफ्यूजन होंगे वो दूर हो जाएंगे। दूसरी किताबों पर ध्यान ना दें दोस्तों। मेरा मतलब ये है कि यदि आपके पास में विज्ञान की कोई पुरानी बुक है और आप उससे पढ़ते हैं तो फिर आप लूसेंट की ना लें, आप उसी पर फोकस करें। क्योंकि अलग अलग किताब पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता, एक ही किताब को बार बार पढ़ने से बहुत मतलब होता है। क्योंकि एक किताब को जब हम बार बार पढ़ते हैं तो उससे रिवीजन भी होता जाता है और हमारे दिमाग में एक मैसेज पहुंच जाता है। मैसेज ये पहुंच जाता है कि हाँ भैया, हमने इसको पढ़ रखा है और ये हमको अच्छे से याद हो रहा है और याद हो चुका है। इसीलिए ज़्यादा किताबों को ना पढ़ें, जो किताब आपके पास में उसी को पढ़ें। अगर नहीं है तब मैंने आप लोगों के लिए बोला है कि आप लोग लूसेंट को ले सकते हैं। अब आते हैं सामान्य हिंदी पर। सामान्य हिंदी की यदि बात करें तो दोस्तों ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना। लगभग में यदि इसमें देखा जाए, यदि आपने अच्छे से तैयारी सामान्य हिंदी की कर रखी है, यदि आपने अच्छे से तैयारी सामान्य हिंदी की कर रखी है तो आप विश्वास मानिए कि इसमें लगभग में आप 20 से ऊपर नंबर ले आ सकते हैं, है ना। तो सामान्य हिंदी को भी आप लोग, यदि आप लोगों का हिंदी का जो कोर्स है वो पूरा हो गया हो, तो आप लोग हिंदी में भी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो लगाने लगे। खास तौर पर आप लोग फोकस जिसमें करेंगे, तो वो फोकस मैं आपको बता देता हूं। संधि, जिसमें हम अक्सर गलत करते हैं, है ना। एक होता है, आप लोगों ने देखा होगा, वर्णमाला। वर्णमाला भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि वर्णमाला से 1 से 2 क्वेश्चन वो बहुत तगड़े पूछ लेता है, जो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो वर्णमाला को आप लोग इस पे फोकस करें। वो छोटा टॉपिक है पर उसमें चीज़ें अलग अलग हैं। इसी प्रकार संधि भी कंफ्यूजन कर देता है। और सबसे ज़्यादा दोस्तों जो कि एकदम सीधे 1-1 नंबर के प्रश्न होंगे, जो कि आपके सीधे सही होंगे, वो हैं शब्दों का भंडार, यानी कि पर्यायवाची, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, ये वाला टॉपिक, इसको ज़्यादा आप लोग फोकस करें। ठीक है। मुहावरा लोकोक्ति से आना है प्रश्न, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मुहावरे और लोकोक्तियों को आप लोग देख लें, तो मुहावरों से तो कम लोकोक्तियों से ज़्यादा प्रश्न आता है
है ना। मुहावरे तो आप लोग फिर भी कर लेंगे, लेकिन लोकोक्तियों में कहीं ना कहीं आप लोग कंफ्यूजन में आ सकते हैं, इसीलिए लोकोक्तियों कर लें। तो अपना हिंदी का हो गया। अब आता है सामान्य अंग्रेजी। तो अंग्रेजी में कैसा क्या करना है। अंग्रेजी में यदि देखा जाए तो आप लोगों के पास यदि अरिहंत की बुक हो तो बहुत बढ़िया है, अरिहंत की आप ले लें। और अंग्रेजी में मात्र के लिए 10 तारीख तक, मतलब कि अभी ये जो 10 फरवरी आ रही है, 10 फरवरी तक यदि आपका कोर्स निपट गया हो तो अच्छी बात है। और अगर आपका कोर्स नहीं निपटा हो तब 10 तारीख के बाद आप 10 तारीख तक प्रयास करें कि हाँ आपका जो कोर्स है वो निपट जाए। फिर आपको सिर्फ इसमें प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। अंग्रेजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ये उन लोगों के लिए फायदेमंद हो जाता है जो अंग्रेजी माध्यम से आए हुए विद्यार्थी हैं, लेकिन उनको थोड़ा घाटा हो जाता है जो हिंदी से आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग इसको देख के पहली मन में सोच लेते हैं अरे यार इसमें तो गलत होना ही है। तो अगर हम किसी को देख के पहली मन में सोच लें कि इसमें गलत होना है तो उसमें तो फिर गलत हमेशा हो ही जाता है। लेकिन अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसको बार बार प्रैक्टिस करने से। मान लीजिए आपने नाउन का चैप्टर उठा लिया है ना, अब नाउन के चैप्टर में जो आपके 50 प्रश्न हैं उनको आप लगा रहे हैं, उन 50 प्रश्नों को ही आप बार बार लगाएं ताकि आपको ये मालूम पड़ जाए कि नाउन की स्थिति कहाँ होगी, प्रोनाउन की स्थिति कहाँ पर होगी, एडजेक्टिव कहाँ पे आएगा। ये बात आपके दिमाग में बार बार आ जानी चाहिए। इससे आपकी इसमें प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और इसी से आपके नंबर गेन होंगे। यदि आप मन में ये सोचेंगे कि मान लीजिए मैंने 50 नंबर का यहाँ पर कर लिया है ना, अब आप मन में सोचेंगे कि यार एक काम करते हैं, ये मन की हमारी खासियत होती है कि वो ये सोचता है कि और ज़्यादा कर लें, तो दूसरे क्वेश्चन उठा लिए, फिर तीसरे क्वेश्चन उठा लिए, तो ये क्वेश्चन साफ होते जाएंगे। चूंकि ये आपका हिंदी सब्जेक्ट तो है नहीं कि आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। इसको बार बार दिमाग में लाने के लिए आपको एक ही चीज को बार बार पढ़ना पड़ेगा। ऐसी आप प्रैक्टिस करके देखिए, लगभग में 10 से 15 दिन में ही आपको इसमें देखना परिवर्तन नजर आना शुरू हो जाएगा। 10 से 15 दिन में आप समझ जाएंगे। जब एक ही चीज को बार बार करेंगे तो आप समझ जाएंगे किसकी स्थिति कहां पर है। तो अंग्रेजी में प्रैक्टिस करने की ये किताब मैंने आप लोगों को बता दी कि आप अरिहंत ले लें, उससे बढ़िया करें। अब आता है दोस्तों गणित। तो गणित और अपन रीजनिंग दोनों को एक ही बार में कंप्लीट करेंगे। गणित और रीजनिंग दोस्तों देखा जाए तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं तो वो हैं गणित और रीजनिंग, क्योंकि इनके नंबर दोस्तों कहीं नहीं कटते। पर कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपको इनमें अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। यदि आपकी इसमें अच्छी प्रैक्टिस है तो आपके नंबर कहीं नहीं जाते। ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता दोस्तों, 25 में से 23 नंबर आप इसमें आसानी से ला सकते हैं। आसानी शब्द मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि इसके पहले आपने बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें कर रखी है। और अगर आप लोगों का कोर्स इसमें हो चुका हो तो बढ़िया है, नहीं हुआ हो कोर्स तो 10 तारीख या 15 तारीख, इसको 15 तारीख ले लें आप, 15 तारीख के बाद कोर्स को पूरा करना समाप्त कर दीजिए, सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि आप अगर मैथ और रीजनिंग के 50-50 लगाते हैं, 50-50 लगाते हैं। अब आपने देखा कि मेरे इसमें 50 में से 40 सही हो गए, किसमें? मैथ में। और रीजनिंग में हो गए मेरे 30 सही। अब इसमें से जो आपके 20 सही नहीं हुए हैं और इसमें से जो 10 सही नहीं हुए हैं वो किस कारण से सही नहीं हुए हैं, इसी पे आपको फोकस करना है। क्योंकि 30 तो आपसे बन रहे हैं, 20 नहीं बन रहे। अब वो 20 क्यों नहीं बने? तो ये 20 मेरे को बनने चाहिए एट ए टाइम। तो इन पे आपको फोकस करना है क्योंकि यहाँ का नंबर कहीं नहीं जाता दोस्तों। रणनीति एक तरीके से देखिए, पढ़ना एक अलग बात है कि लगे हैं दिन रात पढ़ने के लिए, उठा लिए किताब दिन रात पढ़ने के लिए। सिलेक्शन लेना एक अलग बात है। सिलेक्शन दरअसल एक तरीके से रणनीति से होता है, क्योंकि उसमें आदमी इस पे फोकस करता है कि क्या आ रहा है और हमें क्या करना है और मुझे क्या नहीं आ रहा। जो मुझे नहीं आ रहा है और यदि वो पेपर में आ रहा है तो भाई मैं बाहर हूं ना सिलेक्शन से। तो इसीलिए फोकस उसी पर करना है। खाली मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, वहां पर आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। अगर मेहनत करने से ही होता दोस्तों तो कितने सारे धुरंधर पड़े हैं, ले लेते ना सब लोग सरकारी जॉब, नहीं ले पाते। वो इसी कारण नहीं ले पाते, बस एक सही रणनीति मिल जाए तो आराम से सिलेक्शन हो जाता है। तो मैंने आपको बता दिया गणित और रीजनिंग ये जो दो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जिनमें आप लगभग में 23 से ऊपर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे दोस्तों, आप विश्वास मानिएगा, जो 25 में से 25 भी सही सब्जेक्टों में कर आएंगे। देखिएगा 25 में से 25 मार्क कर आएंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जो अगर उन लोगों ने 25 में से 25 कर दिए और आपके यहाँ पे मात्र के लिए 18 नंबर आ रहे हैं, 17 नंबर आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे जो 15 ही कर पाएंगे। तो भाई आप तो उनसे बहुत दूर हो गए ना। एक नंबर आपको मालूम है कि एक नंबर अगर आपका कम हो गया तो आप 10,000 लड़के नीचे आ जाते हो। तो याद रखिए। चलिए अब चलते हैं दूसरे वाले पेपर पर। तो अपन उस वाले पेपर पर रीजनिंग की बात नहीं करेंगे, रीजनिंग की अपन ने बात कर ली। अब आता है दोस्तों सामान्य कंप्यूटर। ये भी अच्छा सब्जेक्ट है, इसको भी यदि आप अच्छे से कर लेंगे तो इसमें लगभग में आपके अगर नंबर की मैं बात करूं तो नंबर आपके लगभग में 18 से लेकर 20 के आसपास आप इसमें कवर कर सकते हैं। अब कंप्यूटर को पढ़ना कहां से दोस्तों? एक बुक आती है परीक्षा बोध। कौन सी? परीक्षा बोध। इस परीक्षा बोध को आप देखेंगे तो इसमें जो MCQ हैं उनको तो आप लगा ही लें। इसके अलावा
इसकी जो थ्योरी है ना उसको काफ़ी पढ़ें। इसकी थ्योरी से जो प्रश्न है वो आपसे बनकर निकलेंगे। एक एक लाइन में उनको ध्यान से देखते जाएं, कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर क्या क्या था, इस पीढ़ी में कौन से आए, फिर आगे चलकर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आ सकते हैं क्वेश्चन। MS एक्सेल आपने देखा होगा, पुराना जो 2017 का पटवारी का पेपर था उसमें MS एक्सेल से बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, है ना। शॉर्ट्स की से बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे। तो कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं कि जो आना है और वो आपको भी आना चाहिए, तभी तो आप सिलेक्शन के अंदर हैं, अन्यथा बाहर हैं। जो प्रश्न पहले आए हुए हैं उनसे रिलेटेड जितने भी होंगे, जैसे एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, है ना, इनसे संबंध, और शॉर्ट की हो गई, इनसे संबंधित प्रश्न तो इनमें आना ही है। तो ये आपके बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। किताब मैंने आपको बता दी, परीक्षा बोर्ड से आप कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपके पास में पुरानी किताब है और आप उससे पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल मत उठाइए परीक्षा बोर्ड को, आप उसी को बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, ठीक है। अब रीजनिंग की अपन ने बात कर ली दोस्तों, अब आते हैं अपन सामान्य प्रबंधन पर। ये सभी के लिए नया है ना, जितने भी स्टूडेंट विद्यार्थी हैं सभी के लिए नया है। हो सकता है कुछ ऐसे होंगे जिनके लिए ये पुराना हो, क्योंकि किसी किसी परीक्षाओं में ये सामान्य प्रबंधन पूछा गया, खासतौर पर कंपटीशन के अगर एग्जाम की बात करें तो उसमें इसको नहीं इंक्लूड किया गया था। व्यापम की परीक्षाओं में इस बार ये किया गया है। और अगर दोस्तों इसकी बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा सरल सब्जेक्ट है, एकदम बिल्कुल व्यवहारिक सब्जेक्ट है ना। इसकी जो क्लासें हैं वो हमारे चैनल पर लगभग पूरी डाल दी गई हैं, आप उनको देख लीजिएगा। लगभग उसमें आज की यदि मैं डेट की बात करूं तो 28 से 29 क्लासें उसमें जा चुकी हैं, जिसमें कि 500 MCQ की मैराथन क्लास भी हो चुकी है, उसको आप लोग देखें। और ये कंटिन्यू चलने वाला है ना, पूरी फरवरी इसमें कभी थ्योरी की क्लासें आएंगी तो कभी MCQ की क्लासें आएंगी, कभी वन लाइन क्वेश्चन आएंगे, तो इसको आप लोग हमेशा देखते हुए चलें। पूरी क्लास डल चुकी है, एकदम निःशुल्क है, आप लोग आएँ और आराम से उसको देखें, जितना फायदा हो सके उतना फायदा उठाएं। अब अपन चर्चा करते हैं सामान्य ज्ञान की। हाँ, सामान्य प्रबंधन की यदि मैं किताब की चर्चा करूं दोस्तों तो मार्केट में बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं, उन किताबों को आप देख सकते हैं, आराम से उनसे पढ़ सकते हैं। लगभग में सभी में ज़्यादा है, बस अगर देखा जाए तो किसी में 19-20 का अंतर होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी में अगर देखा जाए तो कोर्स एक समान ही है। ज़्यादा इसको ना पढ़ें, सामान्य प्रबंधन को बस आप समझें। इसमें 2 प्रकार से प्रश्न आएंगे, ये भी सुन लीजिए, उनकी चर्चा अपन अगले उसमें भी करेंगे, अभी अगली स्लाइड में अपन करेंगे। अब आता है सामान्य ज्ञान दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि लोग इसी को पढ़ रहे हैं, है ना। आप लोग देखिएगा, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे तो वो समझ रहे होंगे कि यार ये मेरे लिए तो नहीं बोल रहे हैं, ये दरअसल आपके लिए नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए है जो बार बार सामान्य ज्ञान को पढ़ रहे हैं। ये सामान्य ज्ञान दोस्तों जो है ना, ये इतना ब्रॉड है, इतना बड़ा है कि ये 6-6, 7-7 महीने के कोर्स हैं, उसके बाद भी नहीं हो पाते, है ना। तो इनके चक्कर में बिल्कुल ना रहें। सिर्फ ये 25 नंबर का आने वाला है, ठीक है, और 25 नंबर के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, और उसमें भी कोई भी ये कंफर्म नहीं है कि भैया 25 में से 25 आ ही जाएंगे, 25 में से 24 आ ही जाएंगे। आप मेरी बात मानिए, इसका जो एवरेज होता है वो होता है दोस्तों 15 नंबर से लेके 18 नंबर तक, इसी के बीच में अच्छे पढ़ने वाले लड़कों के नंबर आते हैं। और अगर आप लोगों ने इसकी तैयारी कर रखी है तो ये भी आप लोगों को मालूम होगा कि सामान्य ज्ञान में कभी भी अगर देखा जाए तो 15 से 18 से ज़्यादा नंबर नहीं आ पाते हैं। क्यों नहीं आ पाते? कारण इसका है क्योंकि इसमें वो कोई सा भी क्वेश्चन दे सकते हैं। अब देखिएगा, और आप ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बार जब पटवारी का पेपर देंगे तो आप देखेंगे कि वो कुछ ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि भैया ये वाला मंदिर कहाँ था। अब आप मध्य प्रदेश में इतने मंदिर हैं, कहाँ कहाँ मंदिर देखते फिरेंगे बताइए। तो उन मंदिरों को याद करने की बजाय ये है कि आप रीजनिंग और मैथ पर ध्यान दें। ये तो जानबूझ के वो क्वेश्चन डालते हैं आप लोगों को कंफ्यूजन करने के लिए और आप लोगों के दिमाग में प्रेशर देने के लिए। इसीलिए इस प्रेशर को और उनकी रणनीति को आप समझें। दरअसल सिलेक्शन लेना भी शतरंज से कम नहीं है। जो शतरंज में चालें चलती हैं ना, उन्हीं चालों के हिसाब से भी आपको चलना पड़ेगा। तो सामान्य ज्ञान पर मैं ये नहीं कहता बिल्कुल ध्यान ना दें, लेकिन उतना ध्यान नहीं दें जितना कि आपको इन बाकी सब्जेक्टों पर देना है, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट वो है, सामान्य ज्ञान स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं होता। तो इसको आप उतना ही पढ़ें जितनी आवश्यकता है। जैसे कि आपने करंट उठा लिया तो करंट को आप लोग पढ़ते चलें, है ना। अभी आगे अपन देखेंगे कि समय को मैनेज कैसे करना है। करंट को आपने उठा लिया, करंट को आप बढ़िया पढ़ते हुए चलें। जो 1 साल पहले मध्य प्रदेश का करंट है उसको आप लोगों ने उठा लिया। कुछ महत्वपूर्ण होते हैं जैसे मध्य प्रदेश की नदियां, है ना, मध्य प्रदेश में वन से संबंधित क्वेश्चन आएगा ही, जो राष्ट्रीय उद्यान है उनसे संबंधित आएगा ही। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन में अगर आप अच्छे से बैठ जाएंगे ना, 2 से 2-3 घंटे, तो अच्छे से आपके पास में पूरा टॉपिक हो जाएगा। एक बढ़िया सा रजिस्टर बना लीजिए, उसी को बार बार करिए, उसी में से आपके प्रश्न जो है वो आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि इसके लिए आप लूसेंट उठा ली, जो लूसेंट की सामान्य अध्ययन है और पढ़े हैं एक तरफ से लगने के लिए कि भाई अब तो लूसेंट को याद ही करके रहेंगे। विश्वास मानिए, आप बहुत कुछ छोड़ जाएंगे, या बहुत कुछ आप इसमें अगर देखा जाए तो जो आपके मन में लक्ष्य है उसको आपको जो पाना है वो आपका पीछे छूट जाएगा। इसलिए इस रणनीति पर बिल्कुल ना चलें कि सामान्य ज्ञान ही पढ़ते चलें। पढ़ना जरूरी है पर उतना ज़्यादा नहीं। मेरा फोकस इस पर ज़्यादा रहता है, ठीक है, कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।
चलिए अब अपन आगे चलते हैं। समय को मैनेज कैसे करें दोस्तों, ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मैंने एक अपने हिसाब से एक बना के आप लोगों को दिया है, यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप करें, और यदि आप लोगों को इसमें कुछ बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो मान के चलिएगा कि दिन में आपको इन 45 दिनों में 12 से 13 घंटा तो निकालना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, क्योंकि 12 से 13 घंटे अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो सिलेक्शन को भूल जाएं, है ना। इतना आपको करना ही पड़ेगा। और हैं कितने यार दोस्तों, 45 दिन ही तो बचे हैं, लगा दीजिए अपनी पूरी जान, है ना, आर या पार। ये बार बार मरने से अच्छा है एक ही बार मर जाओ। तो अब देखिए क्या है, सबसे पहले तो रिवीजन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसको करिए आप सुबह सुबह। तो मैंने सबसे पहले ऊपर रखा है सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, इसमें आप रिवीजन को करें। अब क्या रिवीजन करना है ये अपन ने इसके बाद में किया है। देखिए सुबह आप उठ गए तो आप 5 बजे से 8 बजे तक कुछ नहीं, बस अपना रिवीजन पर ध्यान दें, ठीक है। अब आता है मैथ रीजनिंग। मैथ रीजनिंग को आप 9 से 11 बजे तक लगाएं। 9 बजे से 10 बजे तक आप मैथ देख लें और फिर रीजनिंग देख लें। यदि आपका कोर्स नहीं हुआ हो तो पहले कोर्स को करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा 15 फरवरी तक दोस्तों बस। और यदि कोर्स हो गया है तो फिर भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। आप 9 से 11 बजे तक बस इसकी प्रैक्टिस पे ध्यान दें। 50 क्वेश्चन मैथ के उठा लें, 50 रीजनिंग को उठा लें, और खटाखट इनको लगाना चालू करें। उनकी टाइमिंग पे भी ध्यान दें कि भाई इतनी जल्दी मैं इनमें लगा पा रहा हूँ कि नहीं लगा पा रहा हूँ। तो ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मैथ रीजनिंग का। अब जब आपका मैथ रीजनिंग का हो गया तो अपन आते हैं जनरल साइंस पर, यानी सामान्य विज्ञान पर। ये 12 से लेकर 1:30 बजे तक, है ना, 12 से लेकर 1:30 बजे तक में आपका होगा, क्योंकि 9 से 11 के बाद 1 घंटे का आप गैप भी लें। देखिए इन सब में आप देखेंगे तो गैप है। वो गैप इसलिए जरूरी है दोस्तों कि यदि गैप नहीं लेंगे तो दिमाग में इतना प्रेशर आ जाएगा, और कोई भी इतना बैठकर पढ़ नहीं सकता। वो पढ़ेगा तो या तो पागल हो जाएगा, या उसके दिमाग में इतना प्रेशर आ जाएगा कि वो जो पढ़ा हुआ भी होगा तो वो भूल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे गैप को भी दिया गया है। अब देखिए 12 AM से लेके 1:30 PM तक, यानी 12 से 1:30 बजे तक में जनरल साइंस को उठा लें। जनरल साइंस को अपने हिसाब से उठाएं। जैसे मान लीजिए किसी दिन आपने बायो कर लिया, किसी दिन आपने मान लीजिए केमिस्ट्री कर लिया, या फिर किसी दिन आपने फिजिक्स कर लिया, वनस्पति शास्त्र को उठा लिया, है ना। तो इन सबको आप लोग धीरे धीरे करके उठाते जाएं। और मान लीजिए आपका इसका भी कोर्स कंप्लीट हो चुका है और एकदम आप बिल्कुल तैयारी पे हैं, तो इसमें भी प्रैक्टिस करना चालू कर दें। मतलब कि वही लूसेंट उठा लें और लूसेंट में से जितने भी ऑब्जेक्टिव वाले हैं उसको लगा लें। यदि आप किसी किताब से पढ़ रहे हैं तो दोस्तों उसी को बार बार पढ़ें, फिर आपको लूसेंट की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं दोस्तों अपन कंप्यूटर पे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 2 बजे से यहाँ पे आप गए तो आपने 30 मिनट का जो है गैप ले लिया। गैप लेने के बाद कंप्यूटर को उठा लें। तो 2 से 3:30 तक, यानी कि 1.5 घंटे आप कंप्यूटर पे दे लें। एक दिन कंप्यूटर की थ्योरी करें, एक दिन उसके MCQ लगाएं, है ना। एक दिन कंप्यूटर की थ्योरी कर लें, एक दिन MCQ लगाएं। इसके बाद में 3:30 के बाद में आप बढ़िया 1 घंटे सो सकते हैं। दिन में सोना जरूरी है। हालांकि मैं 2 दिन में सोने की सलाह नहीं देता, लेकिन ये उस समय सलाह है जब आपके पास में समय बहुत कम है, यानी कि जैसे 45 दिन है, अब समय कम है, अब आप किसी भी कंडीशन में निकालना है पेपर, उस समय 1 घंटा सोना इसलिए जरूरी है क्योंकि दिमाग को ना, हमारा जो दिमाग होता है ना दोस्तों, ये एक तरीके का पेट है, इसमें पचाना भी जरूरी है। अगर आप सिर्फ खाते ही खाते जाएंगे और ये पचा नहीं तो कुपच हो जाएगी। इसका मतलब है कि वो सब कुछ याद नहीं रहेगा, और याद भी रहेगा तो कंफ्यूजन में रहेगा, क्वेश्चन गलत कराएंगे। जब आप 1 घंटे की बढ़िया नींद ले लेंगे ना तो दिमाग फिर से रिफ्रेश हो जाएगा, और फिर आप उठेंगे फिर उसी चुस्ती स्फूर्ति के संग और आप करेंगे। तो शाम को आप देखेंगे तो 5 से 8 मैंने हिंदी, प्रबंधन और अंग्रेजी को रखा हुआ है। ये 2 समय ऐसे होते हैं दोस्तों कि दोनों समय में हमारा जो पेट होता है ना, हमारा पेट एक तरीके से उस अवस्था में होता है कि इस समय ज़्यादा भूख भी नहीं लगती, इस समय हमको नींद भी नहीं आती, और हमारा जो दिमाग है ना वो इस समय अपनी एक तरीके से सही स्थिति में होता है याद करने के लिए। तो आप शाम के 5 बजे से 8 बजे देख लें, और एक सुबह 5 बजे से 8 बजे तक का देख लें। तो ये दोनों जो समय होते हैं, उस समय यदि हम कोई भी चीज़ को अच्छे से याद करें तो बहुत अच्छे से दिमाग में जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए रिवीजन को रखा था कि आप जो ये सब पढ़ेंगे उसको क्रम वाइज अपने हिसाब से बनाकर सुबह रिवीजन करेंगे। और अगर जिस शाम की बात करें तो हिंदी, प्रबंधन, अंग्रेजी तीनों ही महत्वपूर्ण है, तो तीनों को आप इसमें देख लें। अब देखिए इसको देखना कैसे है। मान लीजिए आपका हिंदी सब्जेक्ट अच्छा है तो आप ठीक है प्रबंधन अंग्रेजी को ज़्यादा समय दे दें। हिंदी प्रबंधन दोनों ज़्यादा अच्छे हैं तो अंग्रेजी को थोड़ा कम समय दे दें, है ना, सॉरी अंग्रेजी को ज़्यादा समय दे दें, यानी अपने हिसाब से इसको आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। रात में 9 से 10 बजे तक में जो भी करंट की चीज़ें हों, कभी किसी दिन मध्य प्रदेश उठा लिया, कभी इंडिया उठा लिया, कभी भूगोल उठा लिया, कभी इतिहास उठा लिया, धीरे धीरे आप लोग इनके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको आप करते हुए चलेंगे तो आपका ये सामान्य अध्ययन जो है वो हो जाएगा। और इतना कर लेने के बाद सुबह दूसरे दिन फिर उठना है, 5 से 8 अपना फिर से रिवीजन करना है। तो ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। इसको आप अपने अनुसार बढ़ा के, कम करके, घटा के, किसी और सब्जेक्ट को जोड़ के बराबर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आते हैं अपन दूसरे टॉपिक पर।
संभावना के अनुसार किस सब्जेक्ट में हम कितने नंबर ला सकते हैं। दोस्तों ये संभावना के आधार पर है ना, ये कोई कंफर्म नहीं है कि इतने ही नंबर आते हैं, तो इतने लेकिन आ सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ने मैथ रीजनिंग को रखा हुआ है, तो मैथ रीजनिंग में आप 23 नंबर लगभग में ले आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे जो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि 25 में से 25 लेके आएंगे दोस्तों, क्योंकि जब हम अपने समय पर तैयारी किया करते थे तो 25 में से 25 लाने वाले भी लड़के थे और कह के बोलते थे कि 25 में से 25 आएंगे, और उनके आते थे। 25 में से 25 नहीं तो वो लोग 24 तो ले ही आते थे। तो मैं लेकिन 23 को लेके चल रहा हूँ कि 25 में से 23 आप 20 में ले आ सकते हैं, यदि आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली। प्रैक्टिस कैसे करना है आप लोग थोड़ा वीडियो को पीछे देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। कंप्यूटर में देखा जाए तो 18 से 23 आप ला सकते हैं, कंप्यूटर में 18 से 23 तक में नंबर आ जाते हैं, है ना। हिंदी में भी 20 से 23 नंबर आ जाएंगे। हिंदी में यदि आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो 20 से 23 नंबर हिंदी में आ सकते हैं, है ना। हिंदी में कुछ चीज़ें जो होंगी या कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिन पर यदि आपने अच्छे से फोकस कर लिया, देखिए संधि से एक क्वेश्चन आएगा, संधि से 2 क्वेश्चन आप समझ लीजिए, समाज से आपका 1 क्वेश्चन आने वाला है, मुहावरे लोकोक्ति से 1 क्वेश्चन आने वाला है। ऐसे ही यदि आपने सभी टॉपिक को कर लिया तो 20 से 23 नंबर आ जाएंगे। 2 नंबर वो नहीं आते, जानबूझ के दोस्तों वो 1 या 2 प्रश्न ऐसे डालेंगे हर टॉपिक में जो किसी से नहीं आएंगे। यदि वो सरल डाल दें तो दोस्तों फिर आप ये मान के चलिए 200 में से 200 नंबर नहीं आने लगेंगे सबके, तो ऐसा वो लोग नहीं करते। चलिए विज्ञान में देख लेते हैं। तो विज्ञान में दोस्तों 15 से 20, मानिए एवरेज यही रहेगा सब लोगों का 15 से 20, है ना। एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज जानते हैं ना, जिनके आने होंगे 20 से ज़्यादा तो वो तो आ ही जाएंगे, लेकिन एवरेज देखा जाए तो 15 से 20 आ सकते हैं। यानी इसमें कोशिश आप करिए कि 18 से 19 आप किसी भी कंडीशन में ले आएं। सामान्य प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला, इसमें कैसा क्या होगा। तो इसमें दोस्तों 2 कंडीशन में नंबर आएंगे, या तो 20 से 21 आ सकते हैं अच्छे पढ़ने वालों के, या फिर 15 से 19। 20 से 21 दोस्तों आएंगे इस कंडीशन पे कि जब फैक्ट वाले प्रश्न आ जाएंगे, एकदम फैक्ट वाले। फैक्ट वाले कैसे, जैसे कि संगठन किससे जुड़ा हुआ है, संगठन कितने प्रकार का होता है ना, या नियंत्रण में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, या प्रबंधन के तत्व कौन कौन से हैं, है ना, अभी प्रेरणा से क्या संबंधित है। तो जब इनसे रिलेटेड आ जाएगा तो जो फैक्ट वाले होंगे तो 20 से 21। अब यदि अनफैक्चुअल आ जाते हैं, यानी कि प्रश्न को उन्होंने घुमाकर पूछ लिया, तब घुमाने वाले में आप लोग थोड़े कंफ्यूजन होंगे और 15 से 19 नंबर वहां पर गेन कर सकते हैं। पर ये होगा तभी जब आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं दोस्तों, सामान्य प्रबंधन की और हिंदी की और विज्ञान की ये जो क्लासें हैं वो चैनल पर डल गई हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसको देखें, पूर्णतः निःशुल्क है, कोई पैसे वगैरह नहीं है। आराम से इसको देखें और यहाँ से जितना आप लोगों को लाभ प्राप्त हो सके आप लोग इससे लाभ प्राप्त कर लें। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों आजकल यूट्यूब पे अगर देखा जाए तो वो कुछ कोर्स में 3-4 चीज़ें डलवा देंगे, 3 से 4, और फिर उसके बाद बोलने लगेंगे कि भैया हमारे कोर्स को आप लोग खरीद लें, है ना। तो 3-4 डाल देंगे, प्रबंधन के 3 टॉपिक डाल देंगे, हिंदी के 3 टॉपिक डाल देंगे, बाकी डाल देंगे, और उसके बाद वो लोग फिर बोल देते हैं अब भैया जिसके पास पैसा है वो तो खरीद लेगा, अब जिस पे पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप चैनल में देखेंगे तो हर एक अगर सब्जेक्ट की बात करें तो पूरे सब्जेक्ट क्रम वाइज हैं, और दूसरी बात वो पूरे के पूरे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ाया और उसके बाद में हम दूसरी जगह कहीं पढ़ाने लगे या अपने ऐप पर पढ़ाने लगे, अभी ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे जो सब्जेक्ट हैं वो, जैसे कि हिंदी की बात कर लें, सामान्य प्रबंधन की बात कर लें, कंप्यूटर की बात कर लें, जो थ्योरी वाले हैं, है ना, तो उन सब सब्जेक्टों की जो क्लास हैं वो डल गई हैं। तो इन लोगों को आप लोग आराम से बढ़िया देखें, है ना। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब आते हैं अंग्रेजी पर। तो अंग्रेजी की यदि हम बात करें तो अंग्रेजी में आप 18 से 22 के आसपास गेन कर सकते हैं। कितने, 18 से 22 के आसपास। इस पर भी दोस्तों बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे तो अंग्रेजी आपको इतनी ज़्यादा सरल लगने लगेगी कि आप कहेंगे कि यार ये तो हिंदी से भी ज़्यादा सरल है। होता क्या है, हमारा जो दिमाग है ना, इस दिमाग को हमको हमेशा बेवकूफ़ बना के रखना पड़ता है। अगर इसको बेवकूफ़ नहीं बनाओगे ना तो ये आपको बनाता रहेगा, और बना ही रहा है। तो इसको बेवकूफ़ बनाना बहुत ज़रूरी है। इसको ये बताना ज़रूरी है कि भाई सबसे ज़्यादा सरल ये इसको कर लेंगे अपन, तो बस धीरे धीरे आप कर लोगे। और यदि इस दिमाग ने सोच लिया कि अरे यार ये तो कठिन है, कहाँ से आ गया यार ये सब, तो फिर आप विश्वास मानिए वो आपको आता हुआ भी आप गलत कराएंगे। तो इसीलिए होगा कैसे, प्रैक्टिस से। बार बार जैसे ही करेंगे ना तो अपने आप ये सब चीज़ें सरल लगने लगेंगी। खासतौर पर इंग्लिश के लिए मैं बोलता हूँ। अब सामान्य ज्ञान, इस पर अपन ने अच्छी चर्चा कर ली है कि 15 से 18 आप आराम से इसमें ला सकते हैं। ठीक है, चलिए सामान्य ज्ञान पे अपन ने चर्चा कर ली, क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब अपन आते हैं दूसरे टॉपिक पे। अब यहाँ पर आप समझिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात है दोस्तों कि यदि आप सिर्फ जीएस पढ़ रहे हैं तो आप गलत दिशा में हैं। ये बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए है दोस्तों, लगे हैं जीएस पढ़ने के लिए। कभी राष्ट्रीय उद्यान उठा लिए,
है ना, कभी भूगोल पढ़ रहे हैं, कभी इतिहास पढ़ रहे हैं, भाई उसको आप नहीं कर पाओगे। अब इतना समय नहीं बचा आपके पास। यदि आप शुरुआत से कर रहे होते तो बढ़िया था, लेकिन यदि आप आज सोचें कि मेरे इसमें इतने नंबर आ जाएं तो नहीं आ पाएंगे। ये उतने ही आएंगे जितने नॉर्मल विद्यार्थियों के आते हैं। ठीक है, तो इस पर आप लोग ज़्यादा फोकस ना करें, फोकस करें उतना ही करें जितना जरूरी है। जैसा कि मैंने रणनीति के तहत बना दिया, रात में 1 घंटा इसके लिए पर्याप्त है। चलिए, अब फोकस करना किस पर है, तो फोकस करिए स्कोरिंग सब्जेक्टों पर। वो कौन कौन से हैं दोस्तों, एक तो मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, टॉप टॉप सब्जेक्ट हैं दोस्तों, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई। इन सभी में अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है ना तो 23 नंबर हिंदी में जैसे ही आप आएंगे तो हिंदी में आप देखेंगे कि लगभग में आपने 18 से 22 कर दिए, बहुत सारे 20 से ऊपर भी निकलेंगे, 20 से। ऐसे ही इंग्लिश में भी आप देखेंगे तो 22 तक में क्रॉस होंगे। फिर आप साइंस पर आएँ और प्रबंधन चूंकि आपके लिए नया है तो फिर आप प्रबंधन को देखें। बाकी सामान्य ज्ञान की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसके बारे में अपन चर्चा कर ही चुके हैं। अब तीसरी बात पे आते हैं दोस्तों कि जिस भी किताब को पढ़ रहे हैं उसी किताब को पढ़ें। देखिए, जिस भी किताब को आप पढ़ रहे हैं उसी किताब को पढ़ें, बार बार पढ़ें। यानी कि 10 किताब को पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ें। दोस्तों, ये हमारे दिमाग की एक क्वालिटी है। हम दिमाग को हम ये कह सकते हैं कि दिमाग की यह विशेषता है कि उसको परिवर्तन पसंद नहीं है ना। यदि दिमाग को परिवर्तन पसंद होता तो आप मान के चलिए वो क्या से क्या नहीं कर देता। लेकिन चूंकि प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन होता है, अब प्रकृति में नियम है परिवर्तन और दिमाग को ये बात पसंद नहीं है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जो किताब आप पढ़ रहे हैं ना उसी को जब ये बार बार पढ़ेगा ना तो इसको हो जाएगी इसकी अच्छी प्रैक्टिस। और ये जो भ्रम आदमियों को होता है ना कि ये किताब अच्छी है और ये किताब बुरी है, तो दोस्तों कोई भी दुनिया की किताब बुरी नहीं होती। हमारा दिमाग उसको या दूसरे के द्वारा कही गई बातें कि भाई ये गलत है, हो सकता है बाई मिस्टेक किसी किताब में कुछ गलत लिख गया हो, तो उससे ये नहीं कह सकते कि ये किताब बुरी है। जो भी किसी किताब को लिखता है वो बहुत ज़्यादा समझदार होने के बाद ही उसको लिखता है और उसी के बाद वो पब्लिश भी की जाती है। इसीलिए कोई भी किताब बुरी नहीं होती। 19-20 का अंतर होता है, इसलिए वो अंतर आपको प्रभावित नहीं करता, ना ही आपके अंकों को प्रभावित करता है। इसीलिए अभी फिर से सलाह दे रहा हूं कि जो भी आपकी किताब हो उसी को आप बार बार पढ़ें और खाली इस पटवारी में नहीं, आप कोई भी परीक्षा दें। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अक्सर अपने क्लास में बोलता हूं कि खुद के नोट्स बनाएं, उन्हीं से आप लोग बार बार पढ़ें, क्योंकि उससे अच्छी किताब तो आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि भाई उसको आपने स्वयं लिखा है तो उसी को बार बार पढ़ें। अब चूंकि अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाए हों और जो किताब पढ़ रहे हैं तो उसी को पढ़ें, तो इस वाली बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें। अब देखिए, महत्वपूर्ण जो टॉपिक है यदि वह आपका कमजोर है, सुनिएगा, और वो अगर परीक्षा में आने की संभावना है तो उस पर ज़्यादा फोकस करें। अब देखिए, जो टॉपिक आपको आते हैं उनमें तो आप नंबर गेन कर देंगे, ले आएंगे। लेकिन यदि जो टॉपिक महत्वपूर्ण है, यानी आपको मालूम है, चूंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि कौन से टॉपिक पर प्रश्न आते ही हैं, और यदि वह आपका कमजोर है तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करें। मान लीजिए कि आपके पास में कोई एक मैथ का टॉपिक उठा लिया अपन ने। अब मैथ के टॉपिक से मेरे को पता है कि नंबर सिस्टम से भाई 3 प्रश्न तो आएंगे ही, संभावना 2 तो आने हैं, कोई नहीं रोकेगा, और 3 भी हो सकता है इसमें से आ जाए, और नंबर सिस्टम मेरा कमजोर है तो मुझे नंबर सिस्टम पे किसी भी कंडीशन में इतना करना है, क्योंकि वहां पर जो प्रश्न आएगा वो मुझे करना है। क्योंकि भाई सिलेक्शन तो तभी होगा ना कि वहां पर आए हुए प्रश्नों को मैं हल कर दूं, और उसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पर करना पड़ेगा। तो जो टॉपिक आपसे नहीं आता है ना उसको आप बहुत अच्छे से करें। क्यों? क्योंकि वो जो टॉपिक है यदि वह पेपर में आ गया तो मैं यहाँ जीरो हो जाऊंगा। इसीलिए उस पर ज़्यादा फोकस करें, और जो आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उनमें खाली प्रैक्टिस करें। आप जो आते हैं उनमें खाली प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब देखिए, लास्ट जहां पर आप गलती कर रहे हैं कोशिश करें गलती दोबारा ना हो। समय बचाने के लिए उसको एक बार में ही सुधार लें। दोस्तों, जहां पर आप गलती कर रहे हो वह गलती ना हो। होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए रात में हमने अपनी रीजनिंग लगाई है ना, रात में मैं रीजनिंग के लिए बैठा। अब मैंने रात में क्या करा, रीजनिंग लगाई, रीजनिंग के मैंने 50 प्रश्न लगाए। अब 50 प्रश्न लगाने के बाद मैंने देख लिया कि भैया इसमें से 40 मेरे सही हो गए, 10 मेरे गलत हो गए। 40 सही हो गए, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 10 मेरे गलत हो गए हैं, ये क्यों गलत हुए हैं? यदि इस 10 गलती को आपने उसी दिन रात में नहीं सुधारा, सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो सुबह आप कभी नहीं सुधारोगे, क्योंकि सुबह आपका दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा। और ये 10 गलतियां जो एक बार आपने कर दी वो हमेशा के लिए गलतियां बन जाएंगी। मतलब उस 10 गलतियों को आप सुधारेंगे ही नहीं, फिर आप दूसरा रीजनिंग का करने लगेंगे, फिर तीसरा करने लगेंगे, और ये 10 की 10 जो गलतियां हैं ना, जब तक में आपका पेपर आएगा तब तक में बनी रहेंगी। तब तक नहीं, ये हमेशा के लिए बनी रहेंगी। क्या होता है, ये मन हमको बेवकूफ़ बनाता है, अरे यार सुबह उठ जाएंगे, सुबह कर लेंगे इन गलतियों को। नहीं नहीं, अगर वो गलतियां हुई हैं 10 तो आप उस समय उसी को करें। इससे होगा क्या, सबसे महत्वपूर्ण आपका समय बच जाएगा। दूसरी बार आप उसको एक बार में ही सुधार लेंगे, दूसरी बार में गलती करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, अभी के लिए नहीं, जीवन में
में जो भी परीक्षाएं देंगे या जीवन में कहीं पर भी आएंगे, नॉर्मल अगर परीक्षा भी नहीं देंगे, वैसे भी जीवन जीना है तो एक गलती को दोबारा ना करें। चलिए अब बनाते हैं सबसे महत्वपूर्ण पर कि यदि आप इन 4 को नहीं करेंगे, यानी कि इन 4 पे अगर आपने मेरी अच्छे से बातों को ध्यान नहीं भी दिया है तो इन पर अगर दे लेंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। ये है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। और ये है दोस्तों क्लियर सी बात है, मैं बताता हूँ पागलों के लिए। पागलों का से मेरा मतलब है कि हर वो व्यक्ति को मैं पागल कहता हूँ जो एकदम सरकारी जॉब के लिए बिल्कुल तात्पर है, क्योंकि दोस्तों ये पागलों का ही काम है। समझदार लोग काम ही नहीं करेंगे, वो सोचेंगे यार कौन इतनी मेहनत करे, है ना, वो सोचेंगे कौन इतनी मेहनत करे, दिन रात पढ़ना पड़ता है ये सब, तो भाई ये तो पागल लोग ही करेंगे, और पागल ही इतिहास रचते हैं, समझदार इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन इस पर चर्चा करते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण था। सबसे पहला है दोस्तों मेहनत। ये मैं अक्सर कहता हूं कि मेहनत का दोस्तों कोई भी विकल्प नहीं है ना, इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है। अगर आपके अंदर मेहनत करने की चाहत है और मेहनत में आपको मजा आता है तो इसका फिर कोई विकल्प नहीं है, आप हमेशा सक्सेस होगे, लाइन चाहे कोई सी भी हो, तो इसको आपको करना पड़ेगा। फर्क ये है कि अभी मात्र 45 दिनों की बात है, तो इस 45 दिनों में जो भी आप करते हैं उसको डबल तिबल कर दीजिए, जितनी आप में दम है उतनी कर दीजिए, डबल तिबल, है ना, बस करते रहिए। और मैं मेहनत तो इसको बोलते ही नहीं हूँ भाई, मेहनत का तो मतलब होता है कि भाई तसला उठा लिया, ये काम कर लिया, मजदूरी कर दी, वो मेहनत है। ये तो भाई मजा है, करना क्या है, किताबों को उठा के पढ़ना ही तो है, किताब में जो लिखा है उसको दिमाग में छाप लेना है, यही तो करना है। एक दिन नहीं छपेगा, दो बार में नहीं छपेगा, तीसरी बार में नहीं छपेगा, चौथी बार में अपने आप ही छप जाएगा, दिमाग भगवान ने बनाया ही ऐसा है। तो इसको तो मैं मजा बोलता हूँ, मेहनत नहीं, लेकिन मेहनत मैंने लिख दिया चूंकि आप मेहनत से इसको समझेंगे इसीलिए, बाकी इसमें आना है मजा। और क्या है कि मेहनत का विकल्प नहीं, यानी कि आप कितना शॉर्टकट अपना लो, यार इसमें ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर मेहनत नहीं है ना दोस्तों तो कुछ नहीं होने वाला। शॉर्टकट काम ही नहीं आते, सरकारी जॉब में कोई शॉर्टकट काम नहीं आते, है ना, तो इस वाली बात को याद रखना। अब दूसरा आता है खुद पर भरोसा। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है, यदि आपको खुद पर भरोसा होगा ना दोस्तों, तभी आप पेपर को फाइट कर पाएंगे। मान लीजिए आपने बहुत मेहनत की, ये वाला जो आपका पोर्शन है एकदम तगड़ा है, लेकिन जैसे ही आप पेपर हॉल में पहुंचे, जैसे ही आप पेपर हॉल में पहुंचे, आपके हाथ पांव कप कपाने लगे। पता है क्यों? क्योंकि आपने बहुत पढ़ाई की है और आपके अंदर एक डर बैठा हुआ है कि कहीं भाई मेरा नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो यहाँ पर 2 कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन, यदि आपको खुद पर भरोसा है तो आप उस स्थिति से बाहर आ जाएंगे, और यदि खुद पर भरोसा नहीं है तो आते हुए प्रश्नों को तुरंत गलत कराएंगे दोस्तों, और फिर शाम को आएंगे और अपने आप से कहेंगे अरे यार ये तो आ रहा था नहीं किया, ये तो आ रहा था, ये कैसे गलती हो गया, ये तो आ रहा था, ये कैसे गलती हो गया, सिर्फ एक वजह से, प्रेशर की वजह से, है ना। वो प्रेशर क्यों था? क्योंकि खुद के ऊपर भरोसा नहीं था। तो खुद के ऊपर भरोसा करना दोस्तों सीखें, है ना। बाकी जो होगा प्रभु कृपा है ना। अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। यदि नौकरी मिली तो उसकी इच्छा है और नहीं मिली तो उसकी इच्छा है, दोनों है। तो अपन इस पर क्यों वो करें? अपना मेन काम किस पर है? फोकस करना और खुद पर भरोसा करना। खुद पर भरोसा करें, खुद पर जब भरोसा करेंगे दोस्तों तभी भगवान पर भी कर पाएंगे, है ना। सबसे महत्वपूर्ण यही है, यदि खुद पर भरोसा नहीं है तो आप फिर किसी पर नहीं कर सकते, भगवान तो बहुत दूर है। धैर्य दोस्तों, धैर्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी जो आप काम करेंगे या जिस रणनीति के माध्यम से चलेंगे उसमें धैर्य बहुत जरूरी है। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। किसी भी काम को करने के लिए एकदम आराम आराम से आप देखिएगा। जब भी आप किसी काम को बहुत आराम आराम से करते हैं ना तो बहुत अच्छे से होता है, और ये आराम आराम से करते करते एक दिन आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, और देखिएगा आपकी स्पीड 4 से 5 दिन में ही बढ़ जाएगी। लेकिन आप शुरुआत से स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, फिर टूट जाएंगे, आपका धैर्य फिर जो है वो साथ छोड़ देगा, कहेगा अरे यार मुझसे नहीं होगा। इसीलिए इसको आराम आराम से करने की कोशिश करें। तो धैर्य बहुत ज़्यादा जरूरी है। 45 दिनों में ऐसा धैर्य आप लोग अपने दिमाग में बना लें कि भाई कोई मतलब नहीं है, बस धीरज रखो, करते चलो करते चलो करते चलो, टूटना बिल्कुल नहीं है। एक उचित रणनीति, तो दोस्तों उचित रणनीति की बात अपन लोगों ने पहले कर ली है, इस पर अब अपन बात नहीं करेंगे, वीडियो अन्यथा लंबा हो जाएगा, है ना। और एक है निरंतरता। दोस्तों निरंतरता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निरंतरता इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आपके काम में निरंतरता नहीं है, मान लीजिए आपने रणनीति बना ली, आज मेरा वीडियो देख लिया, आपके अंदर आग लग गई, अरे यार अब तो कुछ भी हो पाड़ के रख देंगे, 3 से 4 दिन में आप डाउन हो गए, तो फिर क्या मतलब? एक दिन भी आप डाउन नहीं हो सकते दोस्तों, 1 घंटे भी आप डाउन नहीं हो सकते इस समय पर, समझ गए। तो यदि आप डाउन हो गए तो आप बाहर हो सकते हैं, हो सकता है भाई उस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ थी, आपने मिस कर दिया। तो उसके लिए है सबसे ज़्यादा निरंतरता। निरंतरता बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो आज मैंने किया है उससे भी ज़्यादा मैं कल करूँगा, और ये जो मैं बोल रहा हूँ किसी भी कंडीशन पर करके रहूँगा।
अब इसी का जो उदाहरण है या इसी की जो बात है वो यहाँ पर है। देखिए, खुद से किए गए वादे को रोज पूरा करना। जिस दिन भी आप लक्ष्य बनाएं, इसको मैं बता दूं दोस्तों, यदि आप लक्ष्य बनाकर तैयारी कर रहे हैं, यानी रोज के लक्ष्य की बात कर रहा हूं, जो मुख्य लक्ष्य पटवारी फाइट करना है वो तो अलग है। अगर रोज के लक्ष्य की बात की, सुबह आप उठ गए और आपने सुबह खटाक से बना लिया कि यार आज मुझे ये करना है, तो मेरी बात को विश्वास मानिएगा कि आप उस काम को किसी भी कंडीशन में कर लें। यदि आप उस काम को नहीं कर पाए तो आपका मन इतना बेकार है, इतना ज़्यादा आपके संग खेलेगा, क्या कहेगा पता है? अरे यार, लक्ष्य बनाए थे नहीं कर पाए ना, तुमसे नहीं हो पाएगा, जाओ तुम कर ही नहीं पाओगे। ये तुमको गाली देने लगेगा, तुरंत गाली देने लगेगा। और ये तुमको यदि गाली देने लगेगा तो तुम्हारा फिर पूरा का पूरा दिन बेकार चला जाएगा, और पूरा दिन बेकार चला गया तो एक दिन आप मिस कर गए। इसीलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप लक्ष्य तो बनाएं शुरुआती दौर में। अगर आप शुरुआती दौर में और आप अच्छे से पढ़ते हैं, बढ़िया करते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, आप लोग बढ़िया वैसे ही करते चलें। यदि आप अभी पढ़ाई आपने अच्छे से चालू नहीं की है, या आप अपने आप से पूछ लीजिएगा कि आपने की है कि नहीं की है। यदि नहीं की है तो शुरुआती दौर में जब भी आप अपने लक्ष्य बनाएं तो दोस्तों उनको छोटा छोटा रखें, है ना। कितना रखें? छोटा छोटा। क्योंकि छोटे लक्ष्यों को जब आप पूरा करोगे तो आपका मन आपको संतुष्टि देगा। क्या बोलेगा? अरे वाह यार भाई, तूने तो कर दिया काम, मतलब तू इससे बड़ा भी कर सकता है। धीरे 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 ये बड़ा बन जाएगा। आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 दिन में तो आप बड़े बड़े लक्ष्यों को फाइट करने लगेंगे। बड़े बड़े लक्ष्यों का मतलब कि आप सोचेंगे अरे आज तो मैथ का ये वाला टॉपिक ही निपटा देंगे, आज तो देखा प्रबंधन के 3 टॉपिक पूरे रट के ही फेंक दूंगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये धीरे धीरे आएंगी। बस एक चीज़ याद रखना कि जिस समय पर जो भी वादा आपने अपने आप से कर दिया उसको किसी भी कंडीशन में पूरा करें। बैठ गए अगर आप पढ़ने के लिए, अब चाहे कमर दर्द कर रही हो, चाहे पैर दर्द कर रहा हो, चाहे सिर दर्द कर रहा हो, चाहे नींद आ रही हो, चाहे भूख लग रही हो, सब चीज़ें बाद में, पहले इसको मैं किसी भी कंडीशन में कर लूँ, ताकि ये जो मन है ना, ये आपको गाली ना दे, ये मन आपको कमज़ोर नहीं बना दे। और सबसे अंतिम बात दोस्तों, ये वाली लाइन, इसको मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। भारत के एक महान कवि हुए, कवि दुष्यंत कुमार, अभी उनकी पुण्यतिथि थी। तो दोस्तों उन्हीं की ये जो है लाइनें हैं, जिन्होंने कहा था कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। अगर आप पूरी तन्मयता से, पूरी दम से, पूरी शिद्दत से, पूरे पागलपन से किसी चीज को पाना चाहते हैं और उसके लिए समर्पित भी हैं, यानी हर एक समर्पण उसके लिए आप कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर वो आपके पास में अपने आप चलकर आएगी। ये प्रकृति का नियम है, अपने आप चलकर आएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी जो क्लास है वो समाप्त होती है। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और बातें अच्छी लगी हों और आपके काम की हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने पर अगर देखा जाए तो आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जैसे ही पेपर जो पटवारी के हैं वो चालू होंगे, 15 मार्च को जैसे ही पहला पेपर होगा, तुरंत इसमें उसका एनालिसिस डाल दिया जाएगा, ताकि जो आगे आने वाले विद्यार्थी हैं, है ना, जिनका आगे पेपर होगा, वो भी इसको अच्छे से देख लें, अच्छे से समझ लें और अपनी एक नई रणनीति बना लें आगे के एग्जाम के लिए। इसके अलावा इसमें अगर हमारे चैनल में देखा जाए तो जो प्रबंधन की क्लासें हैं, हिंदी की क्लास है और विज्ञान की क्लास है, मुख्य तौर पर पटवारी के लिए और व्यापम की सभी परीक्षाओं के लिए। अभी फिलहाल में पटवारी के लिए वो क्लासें चल रही हैं, उनको आप आएँ, नित्य लें उनको, और जितना आप उनसे लाभ उठा सकते हैं उनको लाभ उठा लें। इसीलिए आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसमें आपका भी फायदा है ना। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अपन अपनी अगली क्लास में, जो कि शाम को 4 बजे अपनी प्रबंधन की चालू हो जाएगी, 6 बजे जो अपनी है वो हिंदी की चालू हो जाएगी और 8 बजे जो है अपनी वो विज्ञान की चालू हो जाएगी। और सभी में अगर देखा जाए तो थ्योरी ना कराकर सिर्फ जो महत्वपूर्ण है, फैक्ट उनको कराया जा रहा है, और एक फैक्ट से जुड़े कम से कम 5 से 6 फैक्ट उसमें बताए जाते हैं, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं बाहर ना हो। चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अपन अपनी क्लासों में, और आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी से आप लोग सिलेक्शन ले।